वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज मैं आपको MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट रोल्स ऑफ अ टीम लीडर। मुख्तलिफ रोल जो है वो डिस्कस करें टीम लीडर के। एक टीम लीडर के कौन कौन से रोल होते हैं। तो जो रोल होते हैं वो है, पहला रोल लिजान्स विद एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी लिजान का काम करता है, यानी कि ब्रिज का काम करता है टीम लीडर जो होता है। एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूंसीज से मुराद जो एक्सटर्नल काउंटर पार्ट हैं, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। दूसरा रोल है ट्रबल शूटर, यानी कि ट्रबल सॉल्वर का काम करता है टीम लीडर। और तीसरा रोल है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर। जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, ज़ाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता ही है, तो उसको मैनेज करने का भी काम करता है। और चौथा रोल है कोच का। जिस तरह से कोच कोचिंग करता है, तो एक तरह एक लीडर भी जो है कोच करता है, कोचिंग करता है। जो भी डेफिशिएंसी वगैरह होती है फॉलोअर्स के अंदर, उसको दूर करने की कोशिश करता है। तो ये रोल्स हैं जिनको आपने थोड़ा डिस्कस करना है, थोड़ा उनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डिस्कस द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। BCG मैट्रिक्स जो है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का, वो आपने यकीनी तौर पे समझा होगा। अगर पूरी तरह से नहीं भी समझा तो देखा तो ज़रूर होगा। तो उसको डिस्कस करना है और एक्सप्लेन करना है उसकी यूज़फुलनेस को, जब बिज़नेस को सेगमेंट किया जाता है। और उसके अलावा करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है ईच ऑफ द 4 कैटेगरीज। जो उसकी चारों कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज हैं उसकी, बेस्ड ऑन दी BCG मैट्रिक्स। सबसे पहले BCG मैट्रिक्स को देखते हैं कि वो क्या है। तो ये मैट्रिक्स डेवलप किया था बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने, इसी वजह से इसका नाम बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स पड़ा। और इसका मेन पर्पज़ ये था कि इसके ज़रिए कंपेयर किया जाए मुख्तलिफ बिज़नेस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के जो पोर्टफोलियो में होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टफोलियो में कई सारे बिज़नेस हो सकते हैं, और जो बुनियाद है, किन बुनियादों के ऊपर कंपेयर किया जाएगा, मार्केट शेयर की बुनियाद के ऊपर और मार्केट ग्रोथ की बुनियाद के ऊपर। तो इससे मदद मिलती है एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए वेरियस बिजनेसेस, यानी कि मुख्तलिफ बिजनेसेस तक, कि कौन से बिज़नेस को कितने रिसोर्सेज दे। जो कैटेगरीज़ हैं BCG मैट्रिक्स की, वो 4 बिज़नेस ग्रुप्स को डिफ़ाइन करता है ये मैट्रिक्स। स्ट्रेटेजिक बिज़नेस यूनिट कहलाया जाता है हर जो हिस्सा है उसके ऊपर। स्ट्रेटेजिक बिज़नेस यूनिट प्लॉट होते हैं BCG मैट्रिक्स पे, और उनको हम क्लासीफाई कुछ इस तरीके से करते हैं। पहला है स्टार। स्टार में क्या होता है कि हाई मार्केट शेयर होता है और मार्केट ग्रोइंग भी हाई होती है, दोनों चीज़ें हाई होती हैं। कैश काउ के अंदर क्या होता है कि मार्केट शेयर तो बहुत होता है लेकिन मार्केट ग्रो नहीं हो रही होती। और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क को इसीलिए क्वेश्चन मार्क कहा जाता है कि मार्केट ग्रो तो हो रही है लेकिन मार्केट शेयर नहीं है ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएटर्स भी होते हैं। उसके अलावा डॉग, जो कि सबसे ख़राब हम कह सकते हैं, इसमें ना तो मार्केट शेयर हाई होता है ना मार्केट ग्रो, यानी कि लो मार्केट शेयर विद लो मार्केट ग्रो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन इंडिविजुअल बी सो मच मोटिवेटेड। क्या एक इंडिविजुअल मोटिवेटेड हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन हो जाती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सेसिव एफर्ट। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट करता है तो उस ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट करने से उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है। तो क्या इस बात से वो मोटिवेट हो सकता है? तो इसका आंसर है येस, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स ज़रूरत से ज़्यादा गोल सेट कर ले, जितनी उसकी एबिलिटी है, जितना वो कर सकता है, तो उसका नतीजा क्या होता है कि आखिर में वो डीमोटिवेट हो जाता है। किस वजह से हो जाता है? क्योंकि फेलर की वजह से, उस गोल को अचीव करने के फेलर की वजह से फेलर आ जाता है और गोल अचीव नहीं हो पाता, और फिर वो डीमोटिवेट हो जाता है। Now the next question is, how can we implement the Maslow's hierarchy of need theory in our life? Discuss in detail। किस तरीके से Maslow hierarchy of need theory को हम अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको डिस्कस करना है डिटेल में। अब ये थ्योरी क्या है, हो सकता है आपने ये पढ़ी हो। ये पूरी की पूरी हायरार्की है जो नीचे से ऊपर तक है। Maslow हायरार्की जो है वो बेस करती है असम्पशन के ऊपर कि लोग जो है वो मोटिवेट होते हैं सीरीज़ ऑफ 5 यूनिवर्सल नीड में। Maslow के मुताबिक 5 यूनिवर्सल नीड है जो हर किसी शख्स में पाई जाती हैं, और इन नीड्स को रैंक किया गया है उनकी प्रेफरेंस के मुताबिक, लोगों की प्रेफरेंस के मुताबिक। साइकोलॉजिकल नीड्स आर डीम्ड टू बी द लोएस्ट लेवल नीड दीज नीड्स टू बी फिजियोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो लोएस्ट लेवल पे, और उनको लाजमी तौर पे ज़ाहिर बात है फुलफ़िल होना चाहिए। पहली जो नीड है वो है सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी नीड्स क्या होती है? द नीड फॉर शेल्टर एंड सिक्योरिटी। शेल्टर की, घर की और सिक्योरिटी की जो नीड है वो पहली नीड आ जाती है, जिसको हम कहते हैं सेफ्टी नीड्स में।
दूसरी होती है सोशल नीड, इसमें होता है नीड्स फॉर बिलोंगिंगनेस एंड लव, लोगों से मिलना जुलना वगैरह, वो इसके अंदर आता है सोशल नीड्स के अंदर। और फिर एस्टीम नीड्स आती है, यानी कि आफ्टर सोशल नीड्स हैव बीन सेटिस्फाई ईगो एंड एस्टीम नीड्स, इसमें ईगो और एस्टीम नीड्स होती है। फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इस द नीड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एक्चुअली कंटिन्यूस सेल्फ डेवलपमेंट, इसमें कंटिन्यूस सेल्फ डेवलपमेंट होती है एंड द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ऑल डेट अ पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग इन डेली लाइफ, यानी कि कैपेबल हो जाता है पर्सन। अब अगर इसको डेली लाइफ में हम ट्रांसलेट करें तो दिस थ्योरी इट्स डिस्कस फूड इज़ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब जो फूड है वो क्या है, हमारी बेसिक नीड है। वी शुड लुक इनटू दिस बेसिक नीड टू मोटिवेट आवर वर्कर। अब फूड का जो है ज़ाहिर बात है, फूड के ज़रिए वर्कर्स को मोटिवेट किया जा सकता है। स्टेबिलिटी इज़ इक्वल टू सेफ्टीज इन मैस्लो हायरार्की, और स्टेबिलिटी जो है वो सेफ्टी के बराबर है, और फ्रेंडशिप जो है वो एस्टीम के बराबर है, जो सेल्फ एस्टीम है। एंड स्टेटस एंड अचीवमेंट एस्टीम एंड अचीवमेंट रिस्पेक्टिवली। सो अबव थ्योरी इज़ यूज टू मोटिवेट आवर वर्क्स। जब ये थ्योरी एक्चुअली बताती है कि किस तरीके से हम मोटिवेट करें अपने काम को, एंड वी आल्सो गेट गाइडलाइन ड्यूरिंग आवर डेली लाइफ। इट प्रोवाइड्स द पैथ टू लुक इनटू द नीड्स ऑफ अदर, और इससे हमें एक ये रास्ता भी मिलता है कि किस तरीके से हम दूसरों की ज़रूरियात को भी देखें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन अ मैनेजर मेक द डेलीगेशन प्रोसेस मोर इफेक्टिव, गिव लॉजिकल रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। अब ये इसमें ये बोला गया है कि किस तरीके से एक मैनेजर जो है डेलीगेशन के प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सकता है, ज़्यादा असरअंदाज बना सकता है, इसका लॉजिकल तरीके से आंसर देना है। तो डेलीगेशन को पहले सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है। डेलीगेशन एक का मतलब क्या, असाइनमेंट पार्ट ऑफ मैनेजर वर्क्स। मैनेजर अपने काम का हिस्सा जो है वो असाइन कर देता है सबऑर्डिनेट को टू अदर्स अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। और ज़ाहिर बात है जब वो काम देता है तो उसके नतीजे में वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है और अथॉरिटी भी देता है, दोनों चीज़ें होती हैं। सो इफेक्टिव डेलीगेशन में क्या होगा, डेलीगेशन कैन बी इफेक्टिव इन मेनी वेज, बहुत से तरीक़ों से इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। पहला है ट्रस्ट। सो ये बहुत ज़रूरी है डेलीगेटिंग करते वक्त के फुल ट्रस्ट होना चाहिए सबऑर्डिनेट पे। इफ़ मैनेजर लैक्स ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट ही विल ऑलवेज हैव अ थ्रेट टू ऑफ देयर फेलियर। अगर मैनेजर जो है लैक करेगा ट्रस्ट में सबऑर्डिनेट में, ही विल ऑलवेज हैव अ थ्रेट ऑफ देयर फेलियर, तो उसको एक थ्रेट होगा उनके फेलियर का। और फिर ट्रेनिंग द सबऑर्डिनेट, डेलीगेशन को इफेक्टिवली बनाया जा सकता है अगर सबऑर्डिनेट को नो व्हाट एंड हाउ दे हैव टू डू देयर वर्क, यानी कि उनको मालूम हो कि क्या और किस तरीके से उनको काम करना है सबऑर्डिनेट को। फॉर दिस दे मस्ट बी ट्रेन वेल, इस काम के लिए, इस मकसद के लिए उनको ट्रेन होना चाहिए। एंड मैनेजर्स नॉलेज अबाउट डेलीगेशन, डेलीगेटिंग करते वक्त मैनेजर को पता होना चाहिए किस तरीके से डेलीगेट किया जाए, आई हाउ टू टेक वर्क फ्रॉम द सबऑर्डिनेट, यानी कि किस तरीके से काम लिया जाए सबऑर्डिनेट्स के ऑर्डिनेट से। एंड विच टास्क शुड बी असाइन टू सबऑर्डिनेट, को कौन से सबऑर्डिनेट को कौन सा टास्क असाइन दिया जाए, इस बारे में पता होना चाहिए मैनेजर को। जितना अच्छा पता होगा उतनी अच्छी तरीके से वो असाइन कर सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गोल सेटिंग्स। गोल सेटिंग्स के लिए गोल जो सेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कौन रिस्पॉन्सिबल है। एंड डू यू थिंक डिफरेंट मैनेजर्स सेट गोल्स और वन मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी आप क्या समझते हैं कि मुख्तलिफ मैनेजर्स गोल्स को सेट करते हैं या एक ही काफ़ी है। तो गोल सेटिंग्स में क्या होता है कि गोल जो है वो गोल जो होते हैं डिज़ायर्ड आउटकम्स होते हैं फॉर द इंडिविजुअल, जो डिज़ायर किया जाता है वो आउटकम जो डिज़ायर किया जाता है इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन। सो सक्सेस जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो डिपेंड्स करती है गोल के ऊपर एंड हाउ दे आर अचीव्ड, और किस तरीके से उनको अचीव किया जाता है। सो गोल सेटिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की। एंड देयर आर 3 मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट 3 मैनेजर होते हैं 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, एक टॉप मैनेजर, फिर मिडिल मैनेजर और फर्स्ट लाइन मैनेजर। हर मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है गोल सेटिंग के लिए ईच डिफरेंट लेवल के ऊपर। टॉप मैनेजर जो है वो सेट करता है क्या, स्ट्रेटेजिक गोल्स को, जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल के होते हैं, सबसे ज़्यादा ऊपर के लेवल के जो गोल्स होते हैं वो टॉप मैनेजर सेट करता है। मिडिल मैनेजर जो है वो सेट करता है टैक्टिकल गोल्स को, जो मिडिल लेवल के गोल्स होते हैं। और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो होते हैं वो सेट करते हैं ऑपरेशनल गोल्स, जो कि रिलेटेड होते हैं ऑपरेशंस ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन के। तो यानी हर लेवल का जो मैनेजर होता है वो उस लेवल के हिसाब से गोल्स को सेट करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डू यू थिंक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन अ पर्सन और इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज़ मोटिवेशन।
अब इसमें पूछा गया है कि क्या मोटिवेशन जो है, आप क्या समझते हैं कि मोटिवेशन जो है वो पर्सन के अंदर से आती है, एक शख्स के अंदर से आती है, या फिर वो कुछ सिचुएशंस का रिज़ल्ट होता है? इसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करें। सो मोटिवेशन जो है वो क्या है, इज़ द इंटरनल कंडीशन होती है जो कि क्या करती है, एक्टिवेट्स करती है बिहेवियर को, और वो डायरेक्शन देती है, वो एनर्जाइज करती है और डायरेक्ट्स करती है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जिसके ज़रिए गोल्स जो है ज़ाहिर बात है उनको अचीव किया जाता है। सो मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन, अंदर से आती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि हाईली मोटिवेट होते हैं काम के ऊपर। मोस्टली पीपल वर्क एट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ देयर एक्चुअल कैपेबिलिटी। जो उनकी ज़्यादातर पे लोग जो काम करते हैं, जो उनकी असल काबिलियत होती है उसका बहुत कम हिस्से का काम वो करते हैं। एम्प्लॉयर जो होता है, बॉस जो होता है, वो सिर्फ क्या कर सकता है, एक मोटिवेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये अपने ऊपर होता है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर, कि वो अपने आप को मोटिवेट करें। द हाइस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन कम व्हेन वी आर इन ट्यून विद आवर माइंड एंड थिंकिंग। जब हमारी एक तरह से ट्यूनिंग होती है तब हम जो है हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन आती है। सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेटर्स। खुद से अपने आप को इम्प्रूव करना एक वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेटर्स होता है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम आवर इनर फीलिंग, वो हमारी अंदरूनी फीलिंग से आता है। सो मनी डज नॉट मोटिवेट। वैसे तो पैसा लगता है, लेकिन पैसा जो है वो मोटिवेट नहीं कर सकता। पीपल अडाप्ट टू द अमाउंट ऑफ मनी दे आर मेकिंग दैट मोटिवेशन इज शॉर्टली। Managers often try to motivate employees via promises of financial reward and promise, but people like motivation such as the feeling values and appreciated. मैनेजर्स नॉर्मली ज़ाहिर बातें मोटिवेट करते हैं फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के थ्रू और प्रमोशंस के थ्रू। फाइनेंशियल रिवॉर्ड देंगे वो पैसे की फॉर्म में या फिर प्रमोशन के थ्रू, लेकिन बट पीपल्स लाइक मोटिवेशन। लोग ज़्यादातर पे जो मोटिवेशन पसंद करते हैं वो कुछ फीलिंग वैल्यूड और अप्रिसिएशन वगैरह के ज़रिए वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। एंड पीपल्स आर मोटिवेटेड व्हेन दे फील अंडरस्टूड। जब अंडरस्टूड वो फील करते हैं तब ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। ट्रू मोटिवेशन only comes from within an individual, but it can only be started from external factors. तो असल जो मोटिवेशन आती है वो आती तो विद इन अंदर से ही है किसी भी इंडिविजुअल के, लेकिन उसको स्टार्ट किया जा सकता है एक्सटर्नल फैक्टर से। सो असल चीज़ यही है कि मोटिवेशन आती अंदर से है, लेकिन उसका स्टार्ट हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फेमस पेंटर गुलजी was professionally an architect, whereas he was famous worldwide for his painting. Which of the level of need is demonstrated in this case? अब इसमें पूछा गया है कि एक फेमस पेंटर थे गुलजी, जो कि प्रोफेशनल आर्किटेक्ट थे, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में वो फेमस हुए किसकी वजह से? पेंटिंग के लिए। सो विच ऑफ द लेवल ऑफ नीड इज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड इन दिस केस? तो कौन सा लेवल है नीड का जो डिमॉन्स्ट्रेट है इस केस के अंदर? तो जो फेमस पेंटर गुलजी थे, नीड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, बिकॉज नाउ ऑल हिज डिज़ायर आर कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द मैस्लो हायरार्की। सो हिज फुलफिल हिज डिज़ायर टू बिकम अ फेमस इन। तो जो उनकी जो नीड थी वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली। अगर मैस्लो हायरार्की में अगर हम देखें तो उनकी जो नीड थी वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली, क्योंकि तमाम जो उनकी डिज़ायर थी वो एक्चुअली कंप्लीट हो चुकी हैं मैस्लो हायरार्की के मुताबिक, एंड ही फुलफिल्स हिज डिज़ायर टू बिकम अ फेमस इन वर्ल्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एलैबोरेट दिस स्टेटमेंट। अब जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, जो लर्न करती हैं वक्त के साथ साथ, एक जगह रुकी नहीं रहती बल्कि वक्त के साथ साथ वो लर्न करती हैं। उनमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एक बहुत अहम कंपोनेंट है, बहुत अहम जो एक हिस्सा है। तो इस स्टेटमेंट की वजाहत करनी है। सो विदाउट स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव। बग़ैर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क के एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव भी नहीं कर सकती, क्योंकि चैलेंजिंग वर्क इन्वायरमेंट को ज़रूरत होती है लेटेस्ट नॉलेज टेक्निक्स की, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स की, वर्क असॉर्टमेंट इश्यूज़ की, एम्प्लॉई कल्चर की, एम्प्लॉइज़ वर्किंग इन्वायरमेंट की, एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल, और ये तमाम तभी मुमकिन होगा जब स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो अवेलेबल होगा। एवरीवन हैज़ सफिशेंट इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीथिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, और उससे क्या होगा कि हर किसी के पास सफिशेंट इन्फॉर्मेशन होगी, यानी एनफ इन्फॉर्मेशन होगी हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
Now the next question is organizing important for all level of managers? Give your opinion. Organizing the second important function of पोल्का. अब ऑर्गेनाइजिंग के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग. पोल्का के अंदर जो प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, तो क्या ऑर्गेनाइजिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है तमाम जो लेवल्स हैं मैनेजर्स के, उनके लिए इसके ऊपर ओपिनियन देनी है. सो ऑर्गेनाइजिंग इज़ इटसेल्फ एन इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन. ऑर्गेनाइजिंग तो ख़ुद एक इम्पॉर्टेंट जो है मैनेजरियल फंक्शन है विच मेक इट पॉसिबल फॉर मैनेजर, जो मैनेजर्स के लिए इस चीज़ को मुमकिन बनाता है कि वो अचीव कर सकें डिफ़ाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफ़ाइन किए हुए हैं. एंड मैनेजर आर द पर्सन हु मेक that happen with organizing their team members, their organizer member. It is actually assembling required resources to attain organizational objectives. In short, organizing is one of the मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स. यानी कि अगर शॉर्ट में बात की जाए तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वन ऑफ दी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम जितने भी लेवल हैं मैनेजर्स के, वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजिंग जो है. सो ऑर्गेनाइजिंग हैव इट्स यूनिक इम्पोर्टेंस फॉर एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यानी जितने भी तमाम लेवल हैं मैनेजमेंट की, उनके लिए एक यूनिक इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग की. एंड मैनेजर्स कैन नॉट अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल विदाउट दैट फंक्शन. और मैनेजर जो है वो अचीव नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इस फंक्शन के बगैर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर डज़ नॉट एवेल्यूएट द स्टूडेंट्स होम असाइनमेंट. टीचर जो है वो इवेल्यूट नहीं करते, उसको एग्जामिनेशन नहीं करते स्टूडेंट्स के जो होम असाइनमेंट होते हैं, रेदर देन गिव्स एवरेज मार्क्स टू ऑल स्टूडेंट. उसके बजाय तमाम स्टूडेंट को बराबर मार्क्स दे दिए. आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, हाउ स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड टू टीचर इवेल्यूशन इन द लाइट ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. तो अब किस तरीके से स्टूडेंट जो है वो टीचर्स को रिस्पॉन्ड करेंगे जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की रोशनी में, अब ये बताना है. सो टीचर जो है वो रिवार्डिंग कर रहा है एवरेज मार्क्स तमाम असाइनमेंट के, जो औसत मार्क्स हैं यानी बराबरी हैं आएंगे सबके. सो व्हेन स्टूडेंट विल सी देयर मार्क्स ही शुड टेल टू टीचर प्लीज़ गिव माय मार्क्स अकॉर्डिंग टू माय परफॉर्मेंस. तो जब स्टूडेंट्स देखेंगे तो उनको बताना चाहिए कि टीचर को भी बोलें कि मुझे मार्क्स दी जाए मेरी परफॉर्मेंस के मुताबिक, विच परफॉर्म बाय मी इन होम असाइनमेंट. एंड दे विल से आई शुड बी डिज़र्व टू गेट एक्सेलेंट मार्क्स अकॉर्डिंग टू माई आंसर. और उनको ये बताना चाहिए कि मैं डिज़र्व करता हूँ कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले जो मेरे आंसर हैं. सो प्लीज़ रीचेक अवर असाइनमेंट अगेन एंड ट्राई टू मेक डिफरेंस बिटवीन अस. तो रीचेक करें हमारे असाइनमेंट को और डिफरेंस जो है वो हमारे दरमियान डिफरेंस पैदा करें. हु इज़ बेटर परफॉर्मर इन असाइनमेंट एंड हु इज़ नॉट बेटर परफॉर्मर इन असाइनमेंट. कौन बेटर परफॉर्मर है, किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया असाइनमेंट में और किसने नहीं किया. एंड अकॉर्डिंग टू अवर परफॉर्मेंस गिव्स मार्क्स फॉर क्रिएट डिफरेंस. डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, फ़र्क वाजे करने के लिए हमारी परफॉर्मेंस के मुताबिक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एंड क्लीन कंट्रोल अप्रोच. किस तरीके से आप फ़र्क करेंगे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल और क्लीन कंट्रोल अप्रोच के दरमियान में. तो जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता है वो फॉर्मल कंट्रोल होता है एज़ कंट्रास्ट टू क्लीन कंट्रोल, यानी फॉर्मेलिटी वगैरह इसमें होती है. एंड इट इज़ मोस्ट रिलाइड ऑन ऑर्गेनाइजेशन वर्क एनवायरनमेंट. और ये जो है ज़्यादातर रिलाई करता है ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एनवायरनमेंट पे एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय. जो बिहेवियर होता है एम्प्लॉय का उस पर पर्टिकुलर मीन्स रूल्स पॉलिसीज़ फॉर एम्प्लॉय. रूल्स पॉलिसीज़ होती हैं एम्प्लॉय के लिए एंड बजट ऑफ बजट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टिमेट. जो कि इम्पॉर्टेंट है तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू एस्टिमेट करें द कॉस्ट ऑफ एवरी पोर्शन. कॉस्ट जो है तमाम जितने भी पोर्शन है जैसे कि सेल्स बजट है, परचेज बजट है, रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लान. बट क्लीन कंट्रोल इज़ इनफॉर्मल. जबकि क्लीन कंट्रोल जो है वो इनफॉर्मल होता है, यानी अपोजिट होता है ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का. नॉट रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर एवरी वर्क. इसमें कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती हर काम के लिए. एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप टू रेगुलेट एम्प्लॉय बिहेवियर. और रिलेशनशिप जो होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं रेगुलेट करने के लिए एम्प्लॉय बिहेवियर्स को एंड फैसिलिटेटिंग द रीच ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको MGT 503 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए. आपको कोई अगर कन्फ्यूजन है इस बारे में तो अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट कीजिए
और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई मिस्टेक भी अगर लगी हो तो उसको भी आप ज़रूर नीचे कमेंट करके हाईलाइट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।